पाकिस्तान की फिलॉसफी के अंदर जंग जीतना उतना अहम नहीं है, हारने के बाद दोबारा से चैलेंज करना उसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो जीत उसमें मानता है। आपको एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके बाद वो इस पोजीशन में ही ना रहे, वो रिसरेक्ट हो सके। जिन्ना से लेके आसिम मुनीर तक सब ने ये कहा है कि कश्मीर हमारी शाहरग है, जगलर वेन। एंड जब ये लोग कश्मीर को जगलर वेन कहते हैं तो उनको ना तो कश्मीरियों से मतलब है, उनको ज्योग्राफी से मतलब है। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दें या उसको अबेयंस में डाल दें तो बेसिकली आपने जगलर वेन पर हाथ पकड़ लिया है। अभी आप रियल टाइम डेटा देते हैं पानी के फ्लो का, डेटा मैनेजमेंट, डेटा कंट्रोल एंड डीसिल्टिंग इज इनफ अ वेपन टू सॉर्ट देम आउट। इट इज हाइड्रोबॉम्ब। पाकिस्तान की फौज की शॉर्ट साइटेडनेस भारत के लिए बहुत फायदेमंद। पाकिस्तान मिलिट्री का भी ग्राफ देख लीजिए, डिसीजन जो भी उसने लिए हैं, दे हैव ऑलवेज फेल्ड पाकिस्तान। जियो स्ट्रेटेजिकली यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहलगाम के हमले के बाद आपके साथ अमेरिका भी खड़ा हुआ है, आपके साथ रूस भी खड़ा हुआ है, चाइना भी आपके साथ खड़ा हुआ है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान तालिबान रूल्ड वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी आपके साथ खड़ा हुआ है। अरब वर्ल्ड तो खड़ा ही है। जंग शुरू हो चुकी है। डायनेमिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी है। आप वो देखेंगे जो अभी तक आपने ना देखा। पाकिस्तानी फौज को भी समझ में आ रहा है कि ये बीस्ट तो उन्होंने अनलीश कर दिया, लेकिन वो बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए और इतना ज्यादा डैमेज कर दिया कि अब उनके ऊपर आ पड़ी है। वो भी घबराए हुए, डरे हुए हैं। सैटेलाइट एयरफील्ड्स हैं, वहां पर बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज चली है रात में, विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फ्लेयर एक्टिविटी। सो फ्लेयर एक्टिविटीज का मतलब है कि दे आर फियरिंग अ मिसाइल अटैक एंड प्रोबेबली दे आर फियरिंग इट राइट। दिस डायनेमिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, इट इज गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड। दिस अटैक, इसका जो सिग्नलिंग है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल पर और अनप्रेसिडेंटेड है। क्वांटिफाई करने की कोशिश करें कि मुंबई बड़ा था कि पहलगाम। I am telling you from strategic point of view, Pahalgam is of a very high scale and it has to be responded accordingly. It has got geostrategic underpinnings. हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। पिछले 2-4 दिन में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतने तीर चलाए, इतने भाषण हुए, किसी ने एटमी ताकत जिक्र किया है? नहीं किया है जिक्र। उस तरफ को देखना भी उसके लिए अभी पाप है। यू नेवर नो हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड्स। टेक्नोलॉजिकली वी आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन क्रिपल दैट कंट्री इन मेयर हाफ एन आवर। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ये दोहा हम सब ने सुना है और कई जीवन के अलग अलग पड़ाव पर इसके मायने भी बदलते रहते हैं। इस बार इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी घटना चल रही है पूरे विश्व की जिस पर नजर है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती तनातनी की। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, घंटे बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई नई चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। और भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर जिस तरह से शिकंजा कस रहा है, उसमें 140 करोड़ भारतीय जरूर चाहते हैं कि एक क्विक फिक्स हो, लंबे टाइम के लिए फिक्स हो, लेकिन जल्दी हो। उनका इशारा वॉर की तरफ है, लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर एक अलग तरह का भारत ने इजाद किया है, ऐसा फॉर्मूला जिससे पाकिस्तान को काफी दिक्कत आ रही है। हम सब ने सुना कि किस तरह से इंडस वाटर्स को रोका जाएगा, भारत उसे पाकिस्तान नहीं जाने देगा, और इस पर जो एक क्लैरिटी की आवश्यकता थी, इस पर जो एक समझ और सूझबूझ की आवश्यकता थी, उसको बेहतर समझने के लिए आज हम ये पॉडकास्ट, वन इंडिया पॉडकास्ट आपके साथ लेकर आए हैं। और हाइड्रो बॉम्ब या वाटर बॉम्ब, इस तरह की जो चर्चा हो रही है, कितना भयानक, कितना व्यापक वो हो सकता है, उसकी गहराई को समझने के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आर्मी के से रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। कर्नल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। इससे पहले कि हम लोग इस बहुत गंभीर पानी की समस्या पर आए जो भारत पाकिस्तान के लिए खड़ा कर रहा है, एक जो जिज्ञासा मन में सबके उठ रही है कि पहले कई लड़ाइयाँ हुई, चाहे वो आप 71 से देख लें, उससे पहले भी, या फिर 1999 उरी, पुलवामा, अब पहलगाम। इसको लेकर इवन द वर्स्ट क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट इज नाउ सेइंग कि भाई अब तो इस पर विराम लगना चाहिए। कितने जस्टिफाइड होते हैं हम जैसे आम आदमी जब वो ये चाहते हैं कि एक वॉर से इसको ख़त्म कर दिया जाए, और
आप चूंकि आर्मी में रहे हैं, किस स्टेज पर आर्मी स्टेप इन करती है और क्या पूरी प्रक्रिया कैसी होती है? देखिए, क्रिस्टीन फेयर ने एक किताब लिखी थी, उसने पाकिस्तान की ग्रीन बुक का हवाला दिया। अच्छा। और उस ग्रीन बुक के हवाले से ये समझ में आया और ये दुनिया के सामने उजागर हुआ कि पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है, पाकिस्तान की फिलॉसफी के अंदर जंग जीतना उतना अहम नहीं है। अच्छा। हारने के बाद दोबारा से चैलेंज करना उसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो जीत उसमें मानता है। इसीलिए आप देखेंगे 1948 में हारा, 65 की जंग करी, 65 में हारा, 71 में करी, 71 में हारा, बम बनाया, कारगिल किया जी। कारगिल के बाद प्रॉक्सी वॉर में इजाफा किया, बहुत खून बहाया, मुंबई हुआ, अक्षरधाम हुआ, वगैरह वगैरह। फिर बाद में पुलवामा हुआ जी। और अब पहलगाम हुआ। आपने जब आपको लगा कि हाँ शायद अब मैंने इसको सबक सिखा दिया है, जी, वो फिर से आपको चैलेंज करता है। ये उसकी पाकिस्तान मिलिट्री की ये फिलॉसफी है। तो यानी कि अगर आप इसको हल्के फुल्के से ले लेंगे, वो फिर आपको हमला करेगा। तो आपको एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके बाद वो इस पोजीशन में ही ना रहे कि वो रिसरेक्ट हो सके, वो रिसरेक्ट हो सके। तो अब ऐसा क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा? आपने हाइब्रिड का जिक्र किया। जी जी। तो मिलिट्री पार्लेंस में अगर बात करें तो डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। और ये देखने को मिल रही है जो प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसके डिसीजन से। हाँ हाँ। डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपको रिपीटेड डिसीजन नहीं दिखेगा, वही अच्छा। चीज का रेपिटेशन नहीं होगा। आपने कई बारी कई सरकारों में, कई पॉलिटिकल पार्टीज में, कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि वही चीज रीपैकेज होके आ रही है। अच्छा। लेकिन यहां पर आपको वो नहीं दिखेगा। आपको डिफरेंस मिलेगा क्वांटम में, स्पेस में, टाइम में। अच्छा। बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। और जब डायनेमिक्स की बात हो तो जो सबसे पहले जब ये मोदी सरकार जब आई थी आज से 10 साल पहले, सीज फायर वायलेशंस होते थे, तो आर्टिलरी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। आर्टिलरी बैराजेस से पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट को बहुत टारगेट किया गया। और उसके बाद फिर आगे कहानी चली, उन्होंने उड़ी किया, उड़ी के बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, छोटे छोटे टैक्टिकल ऑपरेशंस किए और एक मैसेज दिया। और हमें उस समय लगा कि वी हैव कॉल्ड द ब्लफ, और अब हम में इतनी हिम्मत आ गई है कि अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर सकते हैं विद द इम्प्यूनिटी, और हमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। तो जब हम उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर काफ़ी कंफर्टेबल थे, उसने पुलवामा कर दिया। बिल्कुल। और जब उसने पुलवामा कर दिया तो बालाकोट, हमने बालाकोट किया। पूरे देश में जश्न का माहौल था, तिरंगा ही तिरंगा आपको सब जगह मिल रहा था, टीवी चैनल पगला चुके थे, बहुत माहौल जबरदस्त था। जी 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 जी। लेकिन फिर अभिनंदन हो गया, बिल्कुल। राइट। मोराल एकदम। ऑप्टिक्स की बात करें तो हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो था। और जो अभिनंदन हुआ उसके में बहुत बड़े लेसन्स थे हमारे लिए। और फिर आर्टिकल 370 हो गया। 370 के बाद में हमने एक इस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया, और जो हकीकत भी थी, बहुत कुछ नॉर्मलाइज हो गया था। टूरिज्म रूस पे था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, डेवलपमेंट वर्क बहुत तगड़ा हो रहा था, एंड थिंग्स वर वेरी नॉर्मल। कश्मीरियों के अंदर भी माइंडसेट में एक बदलाव था, देखने को मिला। वो सारा फसाड जो है पहलगाम के हमले के बाद में एकदम से फिर से गिर गया। जी जी। तो ये एक चैलेंज हो गया है। बिल्कुल। तो अब इसका रिस्पांस, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ने जो हिमाकत करी है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल की सिग्नलिंग है, वर्ल्ड वाइड सिग्नलिंग है, इंडिया को मैसेजिंग है, इंडिया की पॉलिटिक्स की अंडरपिनिंग्स को हिलाने वाली है जी। और इसका जवाब भी उसी मेजर और स्केल के साथ
देना पड़ेगा और मेरे को कोई संदेह नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। और इसकी कार्रवाई शुरू हो गई। आपने हाइड्रो बॉम्ब की बात करी, ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट्स अ वेरी सीरियस मिसाइल दैट हैज बीन फायर्ड ऑलरेडी। बिल्कुल। हम उसी के इफेक्टिवनेस पर ही आज आपसे हम पूरे विस्तार में चर्चा करेंगे कर्नल सिंह। जब हम इंडस वाटर ट्रीटी के अबेयंस में जाने की बात करते हैं कर्नल दानवीर, कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है देश पर, जो अभी तक लोगों को जो जानकारी रही है कि वहां पर किस तरह से खेती, पीने के पानी और वहाँ के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जो 30-35% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस पर तो एक असर होता है। पाकिस्तानी मिलिट्री पर इंडस वाटर ट्रीटी के अबेयंस में डालने से क्या क्या असर हो सकते हैं, अगर उस पर हम सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करें तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिन्ना से लेके आसिम मुनीर तक जी, सब ने ये कहा है कि कश्मीर हमारी शाहरग है, जगलर वेन। जगलर वेन, बिल्कुल बिल्कुल। जगलर वेन का मतलब है कि पूरे शरीर के अंदर जो खून, जो आपका जो हार्ट पंप करता है, चाहे वो कहीं भी, वो जगलर वेन के थ्रू जाता है। जी जी जी। और अगर जगलर वेन कट जाए या दब जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जगलर वेन। एंड जब ये लोग कश्मीर को जगलर वेन कहते हैं तो उनको ना तो कश्मीरियों से मतलब है, उनको ज्योग्राफी से मतलब है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट अगेन और रिएटरेट दिस फैक्ट अगेन दैट पाकिस्तान का वजूद हिंदुस्तान के विभाजन के बनिस्बत हुआ, और ये विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, ना कि ज्योग्राफी के नाम पर। बिल्कुल। तो ज्योग्राफी हमारे साथ रही, धर्म उसके साथ चला गया। अच्छा। लेकिन वो धर्म और वो अपनी जो स्टेट को चलाने के लिए उस ज्योग्राफी से निकलने वाली नदियों का एक हिस्सा वो मांगता है। एंड दैट इज व्हाट इज द जगलर वेन। तो आपने इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दें या उसको अबेयंस में डाल दें, तो बेसिकली आपने जगलर वेन पर हाथ रख दिया, पकड़ लिया है जगलर वेन। उसका एक इंपॉर्टेंट साइन ये है कि आपको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है। जी। आपने टूरिज्म को हर्ट करके आम कश्मीरी के लिए जिंदगी हराम कर दी ना, मुश्किल कर दी। दैट मीन्स कश्मीरी का हित आपके नहीं, उसमें नहीं है। आपको अपनी जगलर वेन को आपने अपने हिस्से में करना है। इसीलिए आपने 1948 में हमला किया। आपको कश्मीर से मतलब नहीं था। आपको वहां से निकलती हुई, क्योंकि उनको दिख रहा था कि भाई ये नदी अगर भारत कंट्रोल करेगा तो हम तो मारे जाएंगे। उसी से मैं 48 में भारत ने हल्की सी नब्ज दबाई थी तो उनकी हालत खराब हो गई थी, जब वर्ल्ड बैंक को आना पड़ा और तब ये इंडस वाटर ट्रीटी। बिल्कुल। तो ये डोमिनियन इंटर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट प्रपोज था, लेकिन वो बात चल नहीं पाई और फिर उसके बाद में वर्ल्ड बैंक को स्टेप इन करना पड़ा और फिर जो भी एग्रीमेंट हुआ। तो ये चीज रही है इतने सालों से। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि इंडिया की हिम्मत इतने सालों के बाद हुई। और किसी आप ही के ऑफिस के कुलीग ने बताया कि भाई सब्र का बांध जो है 3 जंगों में नहीं टूटा, जो अब जाकर टूटा है। बिल्कुल। ये काफी उसी से जो इसकी ग्रेविटी हम जो बार बार कह रहे हैं कि क्यों ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हाइड्रो बॉम्ब, वाटर बॉम्ब है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के पानी को रोके जाने की बात है, उस पर कैसे हम लोग उसको देखते हैं और क्या असर उसका होता है। कर्नल सिंह, एक और सवाल जो आम बातचीत में, लोगों की बातचीत में, हम सब अपने दोस्तों से मिलते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, आसपास पड़ोसियों से मिलते हैं, तो बात आती है कि भाई ये पानी तो रोक देंगे लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, कहाँ रखेंगे पानी, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी क्या कुछ टाइमिंग होती है? अभी वहाँ पर फसल बोने की टाइम शुरू हो रही है पाकिस्तान में, क्या स्ट्रैटेजी रहती है अगर ये इतना बड़ा नेचुरल कोर्स को हम बदलने की बात कर रहे हैं डैम्स के साथ? तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी गड़बड़ है। अच्छा, बताएं प्लीज। आप उस कोर्स को नहीं बदली करेंगे, ठीक है, आप उस कोर्स को मैनेज करेंगे उसको। ओके। अभी आप रियल टाइम डेटा देते हैं पानी के फ्लो का। अगर पानी ज्यादा फ्लो हो रहा है तो उसको रियल टाइम डेटा मिल जाता है, वो अपने मेजर्स उठा लेता है टू इंश्योर कि इसको रोकना है या इसको ओपन कर देना है, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्लड्स, टू डू वेरियस थिंग्स। ठीक है। सबसे पहला काम जो आपने किया है वो डेटा शेयर करना बंद कर दिया। तो डेटा शेयर करना बंद किया तो इसका इंपैक्ट कब पड़ेगा? अभी कम पड़ेगा, बरसात शुरू हो जाएगी तो इंपैक्ट पड़ेगा। ए, ठीक है। बी, डीसिल्टिंग।
डी सिल्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्यास चिनाब के ऊपर जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सलाल हो, बगलियार हो और जो भी है वो, तो वहाँ पर सिल्ट बहुत जमा हो गई। तो जो उसकी जो कैपेसिटी है उनकी, वो कैपेसिटी मेरे ख्याल से आधे से भी कम हो गई, बिकॉज पानी रोरिंग वाटर है, फ्लो बहुत स्पीड है, बहुत सारी सिल्ट लेके आता है, तो रिजर्वॉयर्स भर चुके हैं पहले ही जी। पाकिस्तान वो डीसिल्टिंग करने नहीं देता बिकॉज ऑफ दिस मुआहदा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, डेटा बंद कर दिया, नेक्स्ट स्टेप है डीसिल्टिंग करना शुरू। जैसे ही आप डीसिल्टिंग करेंगे, डीसिल्टिंग में वहां से सिल्ट निकालेंगे नहीं, ओपन कर देंगे, सिल्ट को फ्लो होने देंगे। तो जब वो प्रेशर से सिल्ट जाएगी पहाड़ी से तो निकल जाएगी, जब प्लेन में जाएगी तो सिल्ट फैलेगी, वो उनके खेतों को इम्पैक्ट करेगी, वो नदी का कोर्स डिसाइड करेगी, कोर्स चेंज करेगी, फर्टाइल लैंड्स को काटेगी, कहीं इधर जाएगी उधर जाएगी, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे फर्क पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट जब आएगा, तीसरी चीज है कि अब हम वहां से पानी निकाल के डाइवर्जन दे सकते हैं। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम करेंगे, बट वो एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, बट आप उसकी लॉजिस्टिक्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक नाइटमेयर हो जाएगा अगर उस इलाके में बड़े पैमाने पे अगर बाढ़ आ गई, पंजाब में फॉर दैट मैटर, अगर हमने पूरे के पूरे कृष्णगंगा से लेकर और चिनाब तक सारे डैम्स एक साथ खोल दिए, तो आप सोचिए कितनी बड़ी तबाही उस पूरे पंजाब के प्लेन में आ जाएगी। क्या वहाँ पे ब्रिजेस बचेंगे, क्या रोड्स रहेंगी, क्या वहाँ के जो फील्ड डंप्स हैं उनकी क्या हालत होगी, क्या उसके टैंक्स, क्या उसकी इन्फेंट्री फ्रीली मूव कर पाएगी जी। वो दे विल बी ऑल सिटिंग डक्स। सो दैट इज अ बिग बिग टूल दैट हैज कम इन हैंड्स ऑफ द इंडियन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स in case we go in for a contact war. It will be This is called weaponization of water. You use the term hydro bomb. Yes. It is hydro bomb. इसीलिए तो वो घबरा रहा है। एक चीज हमने देखा है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को अभी से ही एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है, अभी से ही वो अपना वो इंटरनेशनल झुंझुना लेकर फिर से तैयार हो गया है। और अलग प्लेटफॉर्म्स पर आज तो इनफैक्ट शहबाज शरीफ ने यह भी कह दिया कि हम एक न्यूट्रल जांच कराना चाहते हैं। हम जानते हैं न्यूट्रल जांच की बात क्या होती है पाकिस्तान की तरफ से। इस डिप्लोमेटिक कम जो एक प्रॉक्सी इनका होता है, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही जैसे जगलर वेन वाली ही बात है, बहुत ही इमोटिव मामला भी है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है। इसको भारत तैयार है डिफेंड करने के लिए? आई थिंक वो डिफेंड कर लेगा। आई थिंक वो डिफेंड कर लेगा। आई एम श्योर अगर इस तरीके का कदम सरकार ने उठाया है तो उसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स सोचे होंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो डिफेंड कर लेगा। बट पॉइंट है कि क्या पाकिस्तान ट्रीटीज को लेटर इन स्पिरिट में ऑनर करता रहा है? क्या उसने शिमला एग्रीमेंट को ऑनर किया है? क्या उसने IWT को ऑनर किया है? IWT is not only related to Kashmir, it is also related to training, navigation, training reservoirs created in Sindh, जिससे इम्पैक्ट आपका कच्छ होता है, रन ऑफ कच्छ। तो वो एक पॉइंट है हमारे पास, और उसका जिक्र भी किया है, तो बिल्कुल, तो वो है ना, वो वायलेशन है ना, वायलेशन, और उसके मद्देनजर ये उसके मद्देनजर तो वायलेशन है। तो आप वायलेट भी करें और दूसरे के वो ऐसे डबल गेम नहीं, वो बात दूसरे के अभी तक हमने उसे नजरअंदाज किया हुआ था। पाकिस्तानी मिलिट्री जो वहां एक्चुअली दोज हु कॉल द शॉट्स, सर, आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति में जब पानी बंद होता है, जब वहां पर किसान हंगामा खड़ा करेंगे, जब वहां की ज्योग्राफी बदलेगी, अगर क्रॉप साइकिल चेंज हो जाता है तो पूरे के पूरे देश पर उसका असर होगा, आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी कम से कम इस सूझबूझ के साथ काम करे कि इन चीजों पर फोकस करे रादर देन ट्रेनिंग दी मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट, और तब एक बदलाव आए? कम से कम इससे ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? देखिए, भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तान आर्मी। अच्छा। अगर आप जो कह रहे हैं ये करने लग जाए तो पाकिस्तान बहुत मजबूत हो जाएगा, और मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा। तो पाकिस्तान की फौज की शॉर्ट साइटेडनेस भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। इस शॉर्ट साइटेडनेस के चलते
पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान खोया, पाकिस्तान बलूचिस्तान खोने के कगार पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को एलिनेट कर चुका है जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान की फौज से परेशान हैं और पाकिस्तान के अंदर जो रियाया है जी। वो पाकिस्तान आर्मी की जो टीआरपी थी अभी तक वो पूरी तरह गिरा चुकी है। पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी इज एट द लोएस्ट एब इंक्लूडिंग द कैचमेंट एरिया ऑफ पंजाब। सो पाकिस्तान आर्मी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। ठीक है वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है लेकिन उससे नुकसान भारत का बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अब जो नुकसान उसका होगा धीरे धीरे, आप देखिए पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी देख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि 65 की जंग से पहले जी। पाकिस्तान की जीडीपी हमसे कई गुना आगे थी। अच्छा, 65 से पहले? 65 से पहले पाकिस्तान वॉज डूइंग वेरी वेल। और आज की स्थिति देख लीजिए, अगर वो ग्राफ देखेंगे कंटिन्यूअस डिक्लाइन में है, कंटिन्यूअस डिक्लाइन में है। एंड पाकिस्तान मिलिट्री का भी ग्राफ देख लीजिए, डिसीजन जो भी उसने लिए हैं, दे हैव ऑलवेज फेल्ड पाकिस्तान। So this is the beauty and we should be very thankful to Pakistan Army to continue this kind of the mindset that they have. It should prevail and it's good for us because they give us excuse to sort them out. मैं बहुत ही साफ शब्दों में सर एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे दर्शक भी चाहते हैं। अक्सर ये बात आती है कि हम कह रहे हैं कि ये एक नया भारत है, हमने बदलाव देखा है, हमने 2019 के बाद से जिस तरह से इंडिया ने भी गियर शिफ्ट किया और जो एक टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स होता था, आपको लगता है कि भारत की जो ये डॉक्ट्रीन है, ये जो एक विदेश मामलों को लेके या फिर हिट बैक करने का, वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली चेंज हो गया है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से लेकर हमने डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबको देखा कि उन्होंने एक स्वर में बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में कहा, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मिनट, और एटलीस्ट ऐसा दिखा नहीं कि हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका क्या सोचेगा, हम ये सोच रहे हो कि रशिया क्या सोचेगा। ये जो एक बदलाव है, इस पर आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये लीनियर नहीं है। ओके। मल्टी फैसेटेड है, इसमें इकोनॉमी है, इसमें जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं और इसके अंदर पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जी। अगर आप इंडिया की रेलिवेंस से शुरू करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की मजबूती कहां से मिल रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी फर्स्टली डोमेस्टिकली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट यहां से मिल रही है, इंडिया की डेमोक्रेसी से मिल रही है, इंटरनली इंटरनल स्ट्रेंथ यहां से आती है। ठीक है। फिर आपकी इकोनॉमी इज डूइंग वेल एट अ बिगर लेवल। आप बोलेंगे कि मेरी तनख्वाह तो कम होती जा रही है, बट एट अ बिगर लेवल एंड स्केल इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जियो स्ट्रेटेजिकली यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पोजीशनिंग। अभी पहलगाम के हमले के बाद आपके साथ अमेरिका भी खड़ा हुआ है जी, आपके साथ रूस भी खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी चाइना भी आपके साथ खड़ा हुआ है, चाइना ने भी मजम्मत करी है। जी जी। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान रूल्ड, वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी आपके साथ खड़ा हुआ है। अरब वर्ल्ड तो खड़ा ही बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो थे भी वहीं पर। जी हाँ, जब ये घटना, ये सारे यूरोपियन यूनियन आपके साथ खड़ा हुआ है। तो भाई आप में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग जो आप पे हमेशा पहले सवाल उठाते थे, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते थे, तो पाकिस्तान भी वही है, उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। जी जी। आप भी वही है, आपकी बदलाव, आपकी सोच, तो आप उसी सोच से चल रहे हैं और आप तरक्की कर रहे हैं। थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? तो वो ये हो गया कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज चेंज हो गई। आज भारत वहां पे खड़ा हुआ है कि चाइना को भारत की जरूरत है। हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती पाकिस्तान के साथ इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए जरूर थी चाइना की, लेकिन पाकिस्तान चाइना को सर्वाइवल पॉइंट्स देने के लिए काबिल नहीं है। हिंदुस्तान को तंग करने के लिए जरूर है, लेकिन उसको नहीं हेल्प कर सकता है। उसको हेल्प विद द कर्टसी डोनाल्ड ट्रंप, उसको पता है कि अभी इंडिया हमें चाहिए। शी जिनपिंग ने बोला है कि लेट्स ओपन ट्रेड एंड लेट्स वर्क टुवर्ड्स समथिंग गुड। सो व्हाई नो, चाइना हमारा दोस्त बनना चाहता है।
अमेरिकन टैरिफ्स के बाद तो खास करके बिल्कुल, खास तौर से अमेरिका, अगर भारत अमेरिका के साथ रहेगा तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका और वेस्ट का नैरेटिव जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भारत के लिए चाइना के साथ में खड़ा होता है तो अमेरिकन और वेस्टर्न नैरेटिव गिरेगा। बिल्कुल रशिया का बहुत पुराना ट्रस्टेड एलाई है इंडिया एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और चाइना और रशिया भी एक पेज पर हैं। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंडिया सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अरब वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल्टरनेट एनर्जीज में जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है और ऑयल की एक सीमा है। जी 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 जी। इंडिया की अहमियत, जिस तरीके से अरब वर्ल्ड इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करने के लिए आतुर है, उससे पता लग रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है। तो इस वैल्यू से आप में स्ट्रेंथ आती है, और वो स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। जब हम ये कहते हैं कि 1965 में क्यों नहीं हुई ये IWT एब्रोगेट स्ट्रोक एबेंस, 71 में क्यों नहीं हुई, क्योंकि 99 में क्यों नहीं, इसलिए नहीं हुई कि आपकी कैपिटल नहीं थी। आज आपके अंदर डेप्थ है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपकी कैपिटल है बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आप वो छलांग लगा भी सकते हैं। आप लोगों को छलांग लगवाने की काबिलियत रखते हैं मेरे भाई। आप तो लगा ही रहे हैं, लोग छलांग लगा देंगे। यू हैव टू बी इन देयर गुड बुक्स। एब्सोल्युटली। ये जो है, मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर दर्शकों के लिए मेंशन कर दूं कि अभी एक इवेंट पर, जहाँ पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोआन दोनों साथ में मौजूद थे, वहाँ उस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से एक झुंझलाहट थी शहबाज शरीफ के चेहरे पर कि अर्दोआन एक बार भी कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहे थे अपनी बातों पर। जैसे ही माइक उनको थमाई गई शहबाज शरीफ को, उन्होंने शुरुआती कश्मीर से की कि भाई अब तो सुन लो। लेकिन टर्की ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्थिति जो अभी 2 साल पहले जो भूकंप आया था, वहाँ उन्होंने देखा ऑपरेशन दोस्ती जो उन्होंने शुरू किया था। नंदलेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने इंपॉर्टेंस और अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी। वापस अगर हम लोग एक बार फिर से रुख करें इस पहलगाम हमले और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, सर, इस हमले ने ज़रूर एक झकझोर के रखा, और कई, जैसा आपने सही कहा, कई सालों बाद ये एक पॉलिटिकल विल, स्ट्रेंथ सब भारत के पास है, उन्होंने फैसला लिया है। आने वाले समय में मान लीजिए इस वाटर बॉम्ब की वजह से परिदृश्य अगर बदलते हैं, और उसके आसार हमें हो सकता है अगले 5 से 7 दिन में नजर आने लगेंगे, भारत के लिए अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि डिप्लोमेटिकली तो हमने बहुत सारे संबंध काट दिए हैं, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, लोगों को वापस भेजना शुरू किया है। बीइंग एन फॉर्मर आर्मी पर्सन, ऑल्दो जो आर्मी के होते हैं तो जीवन भर एक तरीके से आर्म फोर्सेस के रूल पर चलते हैं, आपको क्या लगता है ये वॉर की स्थिति आएगी या पहले ही कमर टूट जाएगी पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से जंग शुरू हो चुकी है, और इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर नरेटिव वॉरफेयर, आपका IWT का हेल्ड टू बी केप्ट इन अबेयंस इज पार्ट ऑफ दिस थिंग। ऑलरेडी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस शुरू हो गई हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो सुनने में आ रहा है मीडिया के थ्रू, वो मूवमेंट कर गया, उसके रीजंस खैर अलग हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर। तो वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वॉर इज ऑन, वॉर इज ऑन। रूप स्वरूप बहुत चेंज हो गया है। आपको अपनी नज़र गाज़ा पे ले जानी होगी, आपको अपनी नज़र लेबनान पे ले जानी होगी, आपको अपनी नज़र सीरिया पे रखनी होगी, आपको इज़राइल ईरान के ऊपर रखनी होगी, आपको यूक्रेन और रशिया को देखना होगा, और तब आपको समझ में आएगा कि लड़ाई किसने डायमेंशंस में कवर हो रही है और आप इस समय कहाँ हैं। तो ये लड़ाई के बीच में हैं हम, वी आर इन द वॉर, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड जो आप काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर हुआ तो काइनेटिक्स कैसे होंगे, हाउ विल दे पैन आउट, तो जैसा मैंने बोला कि डायनेमिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी है। आप वो देखेंगे जो अभी तक आपने ना देखा। बिल्कुल। तो जब इस शुरुआत हो चुकी है, आई एम श्योर ये फोरसाइटेडनेस जो थी और है भारत के साइड से, इंडस वाटर के इस स्टेप के बाद
आपको पाकिस्तानी मिलिट्री पर, उनके मूवमेंट पर, उनके स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग पर, उनके फ्यूचर थॉट प्रोसेस पर किस तरह का इंपैक्ट नजर आता है? देखिए, एनी मिलिट्री ड्रॉज इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स पीपल। जब आप उसकी जीवन शैली को प्रभावित करने वाली चीजें करेंगे, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तानी मीडिया को भी आप ट्रैक करिए, सोशल मीडिया को, लोग पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को भी समझ में आ रहा है कि ये बीस्ट तो उन्होंने अनलीश कर दिया, लेकिन वो बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए और इतना ज्यादा डैमेज कर दिया कि अब उनके ऊपर आ पड़ी है। वो भी घबराए हुए, डरे हुए हैं। जी। जितने भी ये स्टेटमेंट आ रहे हैं डर के स्टेटमेंट है ये। पाकिस्तान आर्मी ने मोबिलाइजेशन कर दिया है, जो होल्डिंग फोर्सेस हैं जी। फौज के अंदर स्ट्राइक एलिमेंट्स अलग होते हैं, होल्डिंग एलिमेंट्स अलग होते हैं। होल्डिंग एलिमेंट्स बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर चुके हैं। अच्छा, इंडिया ने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं करी है। इंडिया इज होल्ड स्टेड फास्ट है, होल्ड फास्ट, तो वी आर स्टिल होल्डिंग फास्ट। एंड वहां पे मूवमेंट हो चुकी है, वहां पे मूवमेंट हो चुकी है। वहां पे नेवल ड्रिल्स शुरू हो गई हैं, नेवल फायरिंग ड्रिल्स शुरू हो गई हैं अरेबियन सी में। आज ही उन्होंने एक एडवाइजरी दी है टू द मैरिनर्स। एयर के अंदर भी उन्होंने नो फ्लाई जोन्स जो है डिक्लेयर कर दिए हैं। जो सैटेलाइट एयरफील्ड्स हैं वहां पर बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज चली है रात में, विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फ्लेयर एक्टिविटीज। सो फ्लेयर एक्टिविटीज का मतलब है कि दे आर फियरिंग अ मिसाइल अटैक, right, how to intercept, and probably they are fearing it right. Probably they are fearing it right. And as I said कि in this dynamic response strategy it is going to be unprecedented, because मैंने जैसे पहले बोला कि this attack, इसका जो signaling है ये बहुत ही strategic level पर और unprecedented है। It is make or break. It can have a great implication, security implications on India, internal politics and international standing if India does not respond. India has no other option other than to respond. और अगर आप मेरे से इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करें कि मुंबई बड़ा था कि पहलगाम, I am telling you from strategic point of view, Pahalgam is of a very high scale and it has to be responded accordingly. It has got geostrategic underpinnings. It cannot be brushed aside. right. और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक संकेत दिया है और जिस तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है, it will be very decisive. वेरी वेरी डिसाइसिव। लेकिन क्या ये सेनाओं के बीच में आमना सामना होगा, ये आप अभी नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने जैसा कहा कि वी आर ऑलरेडी इन दैट वॉर सिनारियो, तो उसमें पाकिस्तानी आर्मी, जैसा आप कह रहे हैं कि एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पर सब तरह की तैयारियां शुरू कर दी, और यहाँ भारत ने क्या किया कि पानी ही रोक दिया। तो ये तो किसी तरह से मतलब दे डिड नॉट सी इट कमिंग, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा इस बात का। बिल्कुल सही है, कह रहे हैं आप कि जो चीज़ पिछले 75 सालों में नहीं हुई वो अचानक से अब होती है, तो एक मजबूत भारत उसके पीछे है। पाकिस्तानी आर्मी के लिए कर्नल सिंह कितना इम्पोर्टेंट अभी हो जाता है कि दे लुक बिफोर दे लीप। हालांकि उनके लिए किसी भी सुझाव की यहाँ पर हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफ़ दे आर बाइटिंग मोर देन दे कैन चू, तो मुझे लगता है ये सबसे पहले वो गलती कर रहे हैं भारत जैसे एक सुपर पावर के साथ टकराने से पहले। They have always bitten more than what they can chew. If you understand पंजाबी साइकोलॉजी, तो चाहे वो इधर की हो चाहे वो उधर की हो, थोड़ा पैरोकियल हो रहा हूं मैं। नहीं जरूर। वो साइकोलॉजी में वो साइकोलॉजी इज ऑफ शो ऑफ, साइकोलॉजी ऑफ इज ऑफ मेकिंग ग्रैंड स्टैंडिंग्स, बड़ी बड़ी बातें करना, चाहे उसके पीछे दम हो या ना हो, लेकिन बात बड़ी करनी है, दिखावा बड़ा है। तो वो वहाँ पे बहुत प्रोफाउंड हो जाता है और वो रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तानी मिलिट्री के एक्शंस में, चाहे वो अयूब खान के टाइम से हो, जी। चाहे याया हो, चाहे आसिम मुनीर हो या मुशर्रफ हो, कोई भी हो। पंजाबी में इसको बोलते हैं पाडी मारना, डींगे मारना, हवा में बातें करना, बड़बोलापन। तो ये और उसी के ही विक्टिम है ये। ट्रेडिशनल वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह से देखते हैं? अगर हम लोग जोग्राफिकल पोजीशनिंग देखें, करगिल जो मामला था वो काफ़ी लंबा भी खींचा,
बिकॉज ऑफ द पोजिशनिंग, जहां पर वो बैठे थे, जहां पर हम लोग थे, उसको लेकर ट्रेडिशनल वॉरफेयर के सिनारियो में आप किस तरह से, हाउ डू यू सी दिस अनफोल्डिंग इफ एट ऑल इट गोज डाउन द वायर? ट्रेडिशनल तरीके से आप देखना चाहते हैं तो अभी पाकिस्तान को देख लीजिए, बहुत ही लीनियर मूवमेंट चल रहा है जी। उन्होंने अपने बॉर्डर्स पर अपनी मोबिलाइजेशन किया है एट वेरियस इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ड्रिल्स कर रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने अपने हायर लेवल पर बंकर्स और शेल्टर्स को भी रीएक्टिवेट किया है। हमारी तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नो मूवमेंट, तो देयर इज नो मूवमेंट। दैट मीन्स वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन समथिंग एल्स। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से देखते तो आपको, अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल तरीके से देखते तो जैसे पार्लियामेंट हमले के बाद ऑपरेशन संग्राम लॉन्च हुआ जी, और उसके 10-12 दिन के बाद में वो ऑप पराक्रम हो गया। संग्राम मीन्स ऑफेंसिव जी, फिर एकदम से चेंज हुआ, पराक्रम मीन्स शो ऑफ स्ट्रेंथ जी जी, बट पूरी फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हुआ दोनों तरफ से, ह्यूज। और इंडिया वॉज वेरी डिफेंसिव दैट टाइम। हमने माइंस लेकर दी, हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल जो हमारा जो तरीका था हमने उसको अपनाया जी। अब थिंग्स बदली हो गई हैं। हवा में एक्सरसाइज आक्रमण चल रहा है जी, बिल्कुल। ऑल इज क्वाइट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, वी आर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। इट्स द, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स लाल बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म किस रूप में आएगा ये अभी किसी को नहीं मालूम, फौज को भी नहीं मालूम है। मैं यही आपसे जानना भी चाह रहा था कि एक तो क्वाइट सरप्राइजिंग कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालना, कुछ और भी ऐसे तीर हैं तरकश में भारत के, आपको लगता है, जहां पर बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत नहीं है, पहले ही जान निकल जाएगी? टेक्नोलॉजी देखिए, अभी जो लड़ाई हो गई है बैटलफील्ड का टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस, तो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस ऑफ बैटलफील्ड हमारे पक्ष में है। अच्छा। हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान, ओके, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पिछले 2-4 दिन में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतने तीर चलाए, इतने भाषण हुए, किसी ने एटमी ताकत का जिक्र किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया है जिक्र। बिल्कुल। ये वो समय है जब अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स, चाइना, रशिया एंड ऑफ कोर्स इंडिया, बिल्कुल, उसके न्यूक्लियर एसेट्स पर नजर गड़ाई पड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज सिग्नल एंड देयर इज इलेक्ट्रॉनिक एंड देयर आर सैटेलाइट्स, देयर इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। उस तरफ को देखना भी उसके लिए अभी पाप है। बिल्कुल। You never know how India responds. Technologically, we are so strong that we can cripple that country in mere half an hour. बहुत basic command and control and everything can be crippled and destroyed in just half an hour. It's time of flight. कब होगा, कैसे होगा भी कि नहीं होगा, ये सब अभी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, सस्पेंस। तो क्या वो उस 20 मिनट की विंडो के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा? क्या वो अपनी मिसाइलों को मैरी अप करके रेडी रहेगा? और अगर उसने ये मैरी अप मींस की न्यूक्लियर वेपन और मिसाइल्स को मैरी अप करके तैयार कर, क्या उसमें इतनी हिम्मत है आज की तारीख में कि वो कर देगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वो कर रहा है? जी जी जी, बिल्कुल। स्लाइटेस्ट ऑफ द हिंट कि ऐसा हो रहा है, इट विल ब्रिंग इन अ वेरी मैसिव स्ट्राइक। दे अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए ये जो उनकी भाषा है जी, उसमें डर है। ये बात तो सही है, डिफेंसिव तो जरूर लग रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है, उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू में ये कह दिया कि भाई कई दशकों से वो अमेरिका के लिए टेरर फंडिंग करते आ रहे हैं, प्रॉक्सी फंडिंग करते आ रहे हैं। वो हवाला जरूर दे रहे थे जब अमेरिका और रूस और तालिबान का जब जन्म हो रहा था उसको लेकर। दुनिया के सामने कई ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान बीइंग अ टेरर स्टेट, पाकिस्तान बिहाइंड द फंडिंग ऑफ टेरर, ये स्पष्ट है। भारत के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा
अभी अगर हम देखें, चाहे वो बात आईसीजे की हो, चाहे वो कहीं और भी अगर मामला ये जाता है, आपको लगता है भारत को कोई सफाई देने की ज़रूरत है इस मामले में? मेरे ख्याल से भारत इसी टेररिस्ट एक्टिविटी को इसका लीवरेज लेते हुए और अपने डिफेंस में खड़े हो जाएगा। अच्छा, एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस कि नॉन काइनेटिक ऑप्शंस को मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं टू बेयर दैट प्रेशर ऑन द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड द पॉलिटिक्स एंड द गवर्नमेंट टू रीन इन द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म इज वेरी वेरी लेजिटिमेट एंड दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। बिल्कुल एप्ट है, बहुत आसानी से डिफेंड हो जाएगा ये। अच्छा, इट इज वेरी इजीली डिफेंसिबल। आपने सर्व किया है इंडियन आर्मी में, करगिल के समय भी आपने देखा किस तरह की मूवमेंट रही। जब कभी भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, आर्मी को किस तरह की मैसेजिंग रहती है? क्या वो अपने ऊपर ऑपरेट करते हैं, डेवलपिंग सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं? और जो एक तरफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव और स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल ऑफेंसिव चलता रहता है, दूसरी तरफ आर्मी के लिए इन अ वॉर सिनारियो, इवन इन प्रिपेयर्डनेस, क्या लेवल ऑफ जोश भी कह लें, क्या लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी होती है? और आर्मी इसको देखती किस तरह से कि आवश्यक है, नहीं है, हम इसको डिफेंड करेंगे, कमांड का वेट करते हैं? लोगों में अक्सर ये होता है कि भाई हमारी आर्मी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है जब हम स्टेप इन करते हैं? तो देखिए, आर्मी की फंक्शनिंग, दे आर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ओके। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के जो इनपुट्स हैं एक दूसरे के साथ में सिक्योरिटी रिलेटेड, दे आर मैश्ड इन। कोई भी वॉर गेम किसी भी लेवल का हो, उसके अंदर एनवायरमेंटल रियलिटीज को फैक्टर इन करके आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओके। एनवायरमेंटल रियलिटीज के अंदर आपकी इंटरनल सिचुएशन, आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन, आपकी इकोनॉमी, आपकी डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकली एनालाइज होती हैं, रिफ्रेश होती हैं और वॉर गेम होती हैं और टेम्पलेट्स तैयार होते हैं जी। किसी भी पॉइंट इन टाइम में सरकार बोलेगी कि हमें ये काम करना है तो आप उनको 4 ऑप्शंस पकड़ा देंगे। आर्मी रेडी आप रहती है, यू आर रेडी। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जी जी, NSA और सर्विस हेडक्वार्टर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, दे आर ऑल इन कहूट्स। ओके। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई लैग नहीं, कोई लैग नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप हैज टू टेक अ कॉल कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। राइट। हर ऑप्शन के लिए लॉजिस्टिक्स उसी हिसाब से है, टैक्टिकल प्लानिंग उसी हिसाब से है, स्ट्रेटेजिक विजन उसी हिसाब से है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। तभी आप साल के अंदर कंबाइंड आर्म फोर्सेस कॉन्फ्रेंस होती है, वेरियस आर्मी कमांडर्स, एयर कमांडर्स, नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ये जो सिनर्जी है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट है, सिनर्जी है। इसमें ये सारे के सारे इन्वॉल्व रहते हैं। इट इज नॉट आर्मी इज नॉट आइसोलेटेड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, एब्सोल्युटली बियॉन्ड डाउट। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो एक मन में जो लोगों की जो एक इच्छा होती है, जो मैंने सबसे पहला सवाल आपसे लिया था कि क्विक सोल्यूशन, हम हमला क्यों नहीं कर देते हैं? इस तरह से हमने जितने भी लोगों से बात की और 140 करोड़ लोगों का अक्सर जिक्र आता रहता है, तो उनकी जो इच्छाएं हैं उसके लिए कितनी तत्पर आर्मी रहती है। और जैसा कि कर्नल सिंह ने कहा भी कि चाहे वो जॉइंट ड्रिल्स हों, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कई अलग अंगों का सरकारी और इन डिफेंस फोर्सेस का जो एक सिंक है वो हमेशा बरकरार रहता है, जो हमें भरोसा भी दिलाता है कि वी आर इन सेफ हैंड्स। कर्नल दानवीर सिंह, वन इंडिया से बातचीत करने के लिए इस काफ़ी संवेदनशील मुद्दे पर, जो इंडस वाटर के अबेयंस की जो बात है, उस पर क्लैरिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी होप टू सी यू सून वंस अगेन। थैंक यू ब्रदर। Thank you. Thanks for watching this broadcast on One India. We'll be back with more podcasts, especially bordering and discussing the salient features and the developing scenarios coming out of the ongoing tensions between India and Pakistan rising out of the Pahalgam attack in Jammu and Kashmir.